तो चलिए, आज तो आप लोग जल्दी आ गए। हाँ, इट्स ए गुड साइन। हाँ, कम से कम हम लोग का ज्यादा वक्त इधर उधर नहीं खराब होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलामकुम सलाम, सर। वालेकुम सलाम, Good afternoon, sir. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तो देखिए, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। देखिए, अ, ये अभी आप लोग आ रहे हैं ज्वाइन। ठीक है, ठीक है। इट्स गुड दैट यू आर ज्वाइनिंग अर्ली। ना बीच में ऐसा होता है कि we we lose time. Like whenever I'm saying something, somebody else might be sending a request to join, है ना? अच्छा, बिफोर वी बिगिन टुडे, एक चीज ईमानदारी से बताइए, आज सुबह आप में से कितने लोगों ने अंग्रेजी का अखबार पढ़ा? ईमानदारी से कह सर दीजिएगा। मैंने जी, एक्सक्यूज नहीं, इसलिए नहीं कर पाया, उसलिए नहीं कर पाया, बस पढ़ा कि नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। नहीं पढ़ा। तो ठीक है, उस पर बोलिए मत। किसने किसने अंग्रेजी का आज सुबह अखबार पढ़ा? कल सर ने इतनी देर बकवासबाजी करी है कि अंग्रेजी अगर सीखनी है तो ऐसे कर लो, वैसे कर लो। कितने, मैं ये बस जानना चाह रहा हूं, कितने लोगों ने अमल किया उस पर? जरा सा भी, एक कदम भी कोई चला क्या इसकी तरफ? नहीं। मैं कल कह रहा था ना आपसे कि मुझे उम्मीद बहुत ही कम है कि आप, मैं इतनी देर बकवासबाजी तो कर गया, मुझे उम्मीद बहुत कम है कि आप में से कोई इस पर जरा सा भी अमल लेगा। किसी ने सर लिखा, नॉवेल्स पढ़ा था, इंग्लिश न्यूज़ नहीं। किसी ने कहा कि अखबार पढ़ा है। अगर किसी ने पढ़ा है, इफ somebody has read it, so have that courage to say it. पढ़ते जब आप हैं तो आपके अंदर हिम्मत पैदा होनी चाहिए, है ना? कहने का मतलब ये नहीं है कि आप वो कर लें। पढ़िए, तो इसके साथ साथ आप सीखते जाते हैं। धीरे धीरे आप में एक एक करज पैदा होना शुरू होता है, आप में हिम्मत आनी शुरू होती है। आपको बात का सलीका आने लगता है, कैसे बात करनी है ना? कैसे बात करनी है। देखिए, एक जाहिल इंसान में खुदा न खास्ता जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, एक अजीब व गरीब, देखिए उसमें भी कोई बुराई नहीं है भाई, इंसान है ना, है? कोई बुराई नहीं होती, इंसान सब बराबर है। लेकिन फिर भी हम अपने एक्शन से अपने आप को बेहतर इंसान बनाते हैं। जो हमारे एक्शंस होते हैं वो हमको बेहतर इंसान बनाते हैं। तो हम लोग, या एक एक मिनट बैठ जाइए। सर कहाँ गए?
सर कहाँ चले गए? सर की तो आवाज ही नहीं आ रही। सर ने कल क्या बढ़ाया था टॉपिक? लग रहा है सर नमाज पढ़ने चले गए बिना बोले। शायद सर का टेक्निकल इशू होगा कोई, इस वजह से सर नहीं है। वेट कर रहे हो जाएंगे जॉइन सर। ओह, ये मैंने गलती से, देखिए आपकी आवाज आ रही थी, आप लोग मुझसे कह रहे थे कि सर आपने म्यूट पे गलती से कर रखा है। ठीक है, मुझसे गलती से शायद म्यूट पे हो गया था। मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूं, मुझे पता नहीं चला था आप लोग आपस में बात कर रहे थे। सर यहीं थे, मुझे समझ में नहीं आया, मतलब ये मैं, मुझे लग रहा था कि आप लोग कोई वैसी बात कर रहे हैं, मैं म्यूट पर गलती से था। ठीक है, तो इट वाज लाइक बाय मिस्टेक दैट आई kept myself on mute. It was not an intentional thing. I was very much here and I was trying to speak to you guys. I forgot कि I have put like maybe by mistake I might have put it on mute. ठीक है, दूसरा, I was asking one question कि last in yesterday's class I told you कि आप जो जो आपके लेटर मुगल्स हैं, है ना, लेटर मुगल्स का कब से कब तक का पीरियड और कौन कौन से रूलर्स थे उनके बारे में आप कम से कम पढ़ के आइएगा। ठीक है, तो यस हाउ सर। मेनी ऑफ यू हैव डन? किसी ने पढ़ा? यस सर। वेरी गुड। तो बताइए तो बताइए आप मुझे सबसे पहले तो ये कि बहादुर शाह का जो फेज था, पीरियड था, वो क्या था? बहादुर शाह तक तो हमने जिक्र कर लिया 1707 था। से 1712 तक। वेरी गुड। नाउ आफ्टर हिम हु कम्स नेक्स्ट? आफ्टर बहादुर। जहादार जहांदार शाह। और जहांदार शाह के बाद? फर्रुखशियर। मोहतरमा, या तो आपने बुकलेट सामने रख रखी है या नो आप सर। नहीं। अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। फर्रुख सियर का क्या टाइम था? उनका टाइम नहीं पता। चलिए देखिए, बहादुर शाह जब when he became emperor, है ना, when he had also to fight a war of succession। कल आपसे बात करी थी ना, क्योंकि मुगल्स में लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर नहीं है ना, देयर वाज नो लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर अमंग्स मुगल्स। तो वंस द the ruler died, when the Mughal emperor died, his sons used to fight a war of succession amongst themselves। तो वॉर ऑफ सक्सेशन को बहुत सारे हिस्टोरियन क्रिटिसाइज भी करते हैं कि रिसोर्सेज ऑफ द एम्पायर वर ड्रेन्ड एंड ऑल, एंड दैट इट लेड टू wanton किलिंग एंड ऑल। लेकिन ये तो है, मानते हैं लोग, लेकिन एक चीज और भी थी। उसमें क्या होता था कि लॉ ऑफ सक्सेशन ना होने की वजह से कि जो भी इन भाइयों में
सारे भाइयों में ज्यादा कैपेबल होता था. The one who used to be more capable used to come to rule, like amongst uh, amongst his sons, amongst Jahangir's sons, है ना. शाहजहां वॉज मोर कैपेबल. वो ज्यादा बेहतर मिलिट्री लीडर था, ज्यादा बेहतर कमांडर था, है ना, ज्यादा बेहतर एक एक स्टेट्समैन था, ज्यादा बेहतर एम्बेसडरियल क्वालिटीज थी उसके अंदर. तो ही बिकेम emperor afterwards. He was able to defeat his brothers. Likewise, amongst Aurangzeb's four brothers, amongst Aurangzeb and his three other brothers, Aurangzeb was more capable. Likewise, Bahadur Shah first was more capable amongst his brothers. औरंगजेब के सारे बेटों में सबसे ज्यादा कैपेबल बहादुर शाह फर्स्ट था. तो जो अब कैपेबिलिटी वाली चीज है ना, वो है सबसे बड़ी बात कि भाई कैपेबल को जो ज्यादा होगा वो बादशाह बन रहा है. बेशक नुकसान तो है, लेकिन कैपेबिलिटी की वजह से ये होता था ना कि भाई जितने भाई होते थे, जितने भी, वो लोग कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे होते थे, है ना. वो लोग कहीं ना कहीं उससे एम्पायर जो होता था, मुगल एम्पायर, इट केप्ट ऑन गोइंग, इट कंटिन्यूड टू अ सर्टेन एक्सटेंट. भाई क्योंकि अगर लड़ाई होगी नुकसान है, लेकिन जीत के भी वही आएगा जो कैपेबल होगा थोड़ा बहुत. ठीक है. तो कैपेबिलिटी वॉज समथिंग. अब क्या हुआ साहब, औरंगजेब के टाइम में, औरंगजेब बाय नेचर वॉज somebody who was suspicious. औरंगजेब के जो हम पढ़ते हैं ना पर्सनालिटी फ्लॉज बहुत सारे थे. औरंगजेब had many personality flaws, many like shortcomings in his personality. कैपेबल तो था कुछ हद तक, लेकिन उसके साथ और भी कई पर्सनालिटी फ्लॉज थे. ठीक है. उसमें एक फ्लॉ ये भी था पर्सनालिटी के कि ही वॉज वेरी सस्पिशियस ऑफ अदर्स. ही वॉज इवन सस्पिशियस ऑफ हिज सन्स, क्योंकि वो खुद, अब उसने अपने बाप को कैद कर दिया था, तो ही वॉज ऑल्सो सस्पिशियस ऑफ हिज सन्स. तो अब अपने बेटों को, पहले के जो मुगल बादशाह होते थे, वो अब जो शहजादे होते थे या इस तरह के लोग होते थे उनको प्रमोट करते थे. जो अपने लोग होते थे उनको प्रमोट करते थे ज्यादा, है ना. जो जो भी उनके बिग नोबल्स होते थे उनको प्रमोट करते थे. प्रमोट करने पे क्या होगा कि आदमी सीखेगा. व्हेन औरंगजेब, फॉर एग्जाम्पल, ही व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज ना कि ही एट टाइम्स हैड पुट हिज सन्स इन सोलिटरी कन्फाइनमेंट. कैद में डलवा दिया था अपने बेटों को. उसका जो दूसरा बेटा था प्रिंस अकबर, वो भाग गया, है ना, हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया. बात पहले मराठों से मिल गया, वो उसने मुगलों के खिलाफ उसने बगावत करी, औरंगजेब के खिलाफ, नॉट मुगलों के खिलाफ. फिर उसने और मराठों से हेल्प ली और लोगों से हेल्प ली. फिर वो औरंगजेब वॉज इन रिलेंटलेस परसूट ऑफ हिम. So he escaped from India, and then afterwards we don't know where he went. है ना. History is silent about like what happened to him afterwards. So this was Aurangzeb's personality. अब जब आप लोगों को, अपने बच्चों को आप मौका नहीं देंगे, भाई देखिए सीखने का अगर आपको मौका नहीं मिलेगा तो आप सीखेंगे नहीं. जब आप सीखेंगे नहीं तो आप में कैपेबिलिटी भी नहीं आ सकती. कैपेबिलिटी आने के लिए आपको सीखना पड़ेगा. हो सकता है आप कोई चीज, है ना, जैसे बच्चा जो पैदा होता है ना, उसको व्हाट यू डू कि भाई वो धीरे धीरे चलना सीखता है, वो 4 बार गिरता है, 2 बार गिरता है, तो आप उसको जबरदस्ती घर पकड़ के बैठा नहीं देते. क्या करते हैं आप कि चलने दो भाई इसको, वो अपने आप धीरे धीरे अपना चलना शुरू करेगा, सीखेगा, गिरेगा, पड़ेगा, चोट लगाएगा, फिर उठेगा, सीख के समझ जाएगा, चलना शुरू करेगा. बट औरंगजेब डिनाइड दैट अपॉर्चुनिटी टू हिज सन्स एंड स्पेशली टू हिज ग्रैंड सन्स. तो औरंगजेब का जो बेटे थे, है ना, औरंगजेब के बेटे कुछ हद तक थोड़ा बहुत सीखे हुए थे, क्योंकि वो फिर भी शाहजहां के टाइम में थे, है ना. शाहजहां के जमाने में वो पैदा हो चुके थे. शाहजहां थोड़ा बहुत उनको प्रमोट कर रहा था, तो थोड़ा बहुत सीखे हुए थे. लेकिन जो औरंगजेब के पोते वगैरह थे, बिकॉज औरंगजेब लिव टिल एन एज ऑफ 90. औरंगजेब 90 साल की उम्र तक जिंदा रहा था. 90 साल उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी उम्र होती थी. ठीक है, आज की तरह नहीं. उस जमाने में लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज वेरी लो. लोग 30-35 तक जाते जाते उनकी डेथ हो जाती थी, है ना. कभी कभी कोई दवाओं की कमी की वजह से, कभी कोई लड़ाइयां हो रही हैं उसमें, है ना. चाइल्ड मोर्टेलिटी वॉज टू हाई.
है ना, बच्चे बेचारे 10 बच्चे पैदा हुए तो चार चार ही बच पा रहे हैं, 6 नहीं बच पा रहे हैं. दिस वॉज ऑल देयर, वेरी मच देयर इन प्री मॉडर्न टाइम्स. सो औरंगजेब फॉर एग्जाम्पल lived till 90, which was a very good age during those times. तो औरंगजेब ने अपने बच्चों को कैद में रखने का मामला शुरू किया, उन पर सख्तियां शुरू करी, उनको सीखने का मौका नहीं दिया. तो बहादुर शाह फर्स्ट के टाइम तक तो ठीक था मामला, क्योंकि बहादुर शाह फर्स्ट ने खुद वॉर ऑफ सक्सेशन लड़ी. बहादुर शाह फर्स्ट व्हेन ही बिकेम एम्परर ही वाज ऑलरेडी 63 इयर्स ऑफ एज. 67 में उसकी डेथ हो गई बहादुर शाह फर्स्ट की. ठीक है, अब बहादुर शाह फर्स्ट की 67 में डेथ हो गई है, तो उसके बाद के जो बादशाह है कौन आए? अभी आप में से किसी ने बताया था, कौन साहब थे उसके बाद, बहादुर शाह फर्स्ट के बाद? कौन कौन, बताइए बताइए, फिर से बताइए. जहांदार शाह। जी, जहांदार शाह. तो जहांदार शाह बिकेम एम्परर. जहांदार शाह वॉज ऑलमोस्ट 53, ए वेरी इनकैपेबल मैन, वेरी वेरी इनकैपेबल. अब असल टाइम शुरू होता है लेटर मुगल का. बहादुर शाह भी लेटर मुगल्स में ही आएगा, लेकिन उसमें कुछ हद तक सलाहियत थी, कुछ हद तक, बहुत हद तक नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक थी सलाहियत उसके अंदर. ठीक है, उसने चीजें सीख रखी थी, वो चीजें करना चाह रहा था, चेंज करना चाह रहा था. बट हिज रेन वॉज मोर शॉर्ट लिव्ड. 5 साल ही सिर्फ जिंदा रहा वो. ठीक है, फिर 67 की एज में उसकी डेथ हो गई. अब जहांदार शाह साहब आ रहे हैं. जहांदार शाह के साथ परेशानी क्या हुई कि जहांदार शाह खुद वॉर ऑफ सक्सेशन नहीं लड़ते हैं. अब एक तरीका शुरू हुआ बहादुर शाह फर्स्ट के बाद कि जितने भी मुगल शहजादे अगर वॉर ऑफ सक्सेशन हो रही है तो खुद नहीं लड़ रहे हैं, उनके बिहाफ पर कोई बड़ा अमीर, सम बिगर नोबल would be fighting the war of succession on their behalf. Getting my point? अब यस सर। जो war of succession, in the war of succession, now the Mughal princes of royal blood will not be fighting the war of succession. They will not be contesting this war of succession on their own. पहले क्या होता था भाई, चारों, मिसाल के तौर पर जब शाहजहां के बेटों में लड़ाई हुई, एक ग्रुप मिल गया अमीर्स का औरंगजेब के साथ, एक अनदर ग्रुप वेंट टू दारा शिकोस साइड, अनदर ग्रुप वेंट टू शुजा साइड, है ना, एंड अनदर ग्रुप वेंट टू अनदर प्रिंस साइड. तो द ग्रुप्स वर टेकिंग साइड्स, है ना. तो दीज ग्रुप्स विच वर टेकिंग साइड इन ए वे एंश्योर्ड कि भाई उनका अगर ग्रुप जीत जाएगा तो बात बन जाएगी, और नहीं तो फिर लड़ाई में जो भी होगा बाद में दे यूज टू बी पार्डन्ड ऑफ, जो भी बादशाह होगा उसके साथ मिल जाएंगे वो लोग. लेकिन यहां पर मामला दूसरा हो गया. अब जो शहजादे हैं वो नहीं लड़ रहे हैं, शाहजादों के बिहाफ पर कोई और लड़ रहा है, तो फायदा भी वही उठाएगा. तो जहांदार शाह का जो वजीर था, जुल्फिकार अली खान. गुड, वेरी गुड. इनका वजीर जो था वो जुल्फिकार अली खान था. ही बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ही बिकेम पे मास्टर जनरल और मीर बख्शी, है ना, साथ में कई चीजें उसने और कई पोस्ट ले ली, एंड ही बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसने लड़ाई लड़ी जहांदार शाह के बिहाफ पर कि जहांदार शाह साहब बादशाह बनाने के लिए लड़ रहे हैं. जहांदार शाह टुक नो एक्चुअल पार्ट इन दैट बैटल. ठीक है, वो आराम से अपना किनारे पड़ा रहा. जहांदार शाह का रेन इज ए बैड टाइम, जब डिक्लाइन की अच्छी खासी शुरुआत मजबूती से शुरू हो गई है. ठीक है, आफ्टर जहांदार शाह कौन आया? फारूक सियार। फर्रुख सियर, है ना. तो फर्रुख सियर केम टू द थ्रोन आफ्टर जहांदार शाह. अब फर्रुख सियर की लड़ाई किसने लड़ी थी, कौन बताएगा? फर्रुख सियर के बिहाफ पर लड़ाई किसने लड़ी?
अरे भाई, मोहम्मद शाह रंगीला तो नेक्स्ट था, इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है, आपने उठा सैयद करके बंधु। सैयद ब्रदर्स ने, सैयद ब्रदर्स फॉर द वॉर ऑफ सक्सेशन ऑन बिहाफ ऑफ दिस फारूक सियार। तो सैयद ब्रदर्स, दो सैयद ब्रदर्स थे, एक अब्दुल्ला खान सैयद और एक था क्या, सॉरी, क्या 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 सैयद हुसैन अली खान। सैयद कौन अली खान? सैयद हुसैन अली खान। हाँ, सैयद हुसैन अली खान। तो इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं कुछ हद तक, दैट्स ए गुड साइन। अच्छा, एक चीज और देखिए, अगर आप लोग चाहें तो 11th-12th क्लास की भी एनसीईआरटी जो पुरानी वाली होगी वो मिल जाएगी आपको, उसमें भी आपको आसान जबान में मिल जाएगा, बट मेक श्योर टू बाई दैट एनसीईआरटी। पुरानी एनसीईआरटी आपको आसानी से मिल सकती है ना, बल्कि बल्कि वही किताबें बन गई हैं, उसकी फॉर्म में आ गई है, बुक की फॉर्म में आ चुकी है, जो पुरानी वाली ओल्ड एनसीईआरटी है, आप उसको भी ले सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी अच्छी खासी। ठीक है, आप चाहिए तो उसको भी ले सकते हैं, या फिर आप ग्रोवर एंड ग्रोवर भी है एक किताब, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया थोड़ा सा फैली हुई है, ज्यादा डीप में है, सॉरी ज्यादा डीप में नहीं, ज्यादा मोटी किताब है, लेकिन उसमें आपको गाइड टाइप की किताब है। ठीक है, ग्रोवर एंड ग्रोवर हम लोग उसको अपने जमाने में पढ़ते थे, when we were students ना, during graduation times we used to read it. It was a kind of good book, है ना, आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से, तो डिटेल्स के लिए भी आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है एवरीबॉडी, आप में से कितने लोगों ने दो दो किताबें कम से कम मिडिवल और मॉडर्न इंडिया के लिए पढ़ी है, ये बता दीजिए मुझे, और कौन कौन सी, क्योंकि किताबों के बिना देखिए आप पढ़ नहीं सकते। मेरा बेसिक एम्फेसिस आपको पढ़ाना नहीं है, मैं आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं कोर्स कंप्लीट कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी बात समझ रहे, मेरा बेसिक एम्फेसिस आपको पढ़ाना हरगिज भी नहीं है, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, कोर्स कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा, आपकी रेगुलर क्लासरूम टीचिंग नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ इतनी कोशिश है कि मैं आपको यह बता पाऊं कि पढ़ना कैसे है, और आपको अगर मैं आप में से चंद एक लोगों को इंस्पायर कर पाऊं कि आप लोग अपने एंड से पढ़ना शुरू कर दें, और आप लोग ये जान जाएं कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, पढ़ा पाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक एक जो रेगुलर मोड में होता है, क्या होता है कि साहब कि एक टॉपिक पर एक पीरियड कम से कम चाहिए, यहां पर तो हमें 10 टॉपिक खत्म कर देने होंगे, फिर भी कोर्स नहीं कंप्लीट होगा आपका, 6 क्लासेस होती हैं सिर्फ, है ना, और एक आदमी की लंबी क्लास ले भी नहीं सकता है, तो फिर क्या तरीका हो? तरीका इसका यही है, सेल्फ स्टडी। आप लोगों को कम से कम 2 या 3 किताबें पढ़नी पड़ेगी। कल को आप अगर बेहतर बनना चाहें तो आप कम से कम मॉडर्न इंडिया के लिए, और देखिए मॉडर्न इंडिया एक अच्छा फेज है, एक अच्छा पीरियड है, आपको बड़ा मजा आएगा अगर आप इसको पढ़ना शुरू करें तो। थोड़ा सा सिंसियरिटी, जस्ट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सिंसियरिटी विल डू वंडर्स फॉर यू, है ना, करने लगिए, कर लीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो परेशानी में आएंगे आप लोग, तो कम से कम 2-3 किताब पढ़ लीजिए। मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बढ़ाने की कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन फिर बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी, फिर आपको मजा नहीं आएगा, फिर आप लोग भागने लगेंगे क्लास छोड़ करके, है? तो कम से कम ये ख्याल रखिए कि आप लोग को 2-2 किताब, 3-3 किताब कम से कम जरूर पढ़नी है, कम से कम 2-3 किताब। ठीक है, अगर आप 2-3 किताब नहीं पढ़ रहे हैं, देन आई डोंट फील कि यू वुड बी, लाइक, इन द लॉन्ग रन यू विल बी लूजिंग आउट, है
रेगुलर में जो स्टूडेंट होंगे, रेगुलर के स्टूडेंट एक पेपर के लिए वो कम से कम 5-7 किताबें जरूर पढ़ते हैं। आपका देखिए मामला क्या है, आप डिस्टेंस मोड के स्टूडेंट हैं, आपको वैसे ही एक डिसएडवांटेज पोजीशन है आपकी। भाई देखिए, एक सच्चाई है ना भाई, देखिए आप किसी वजह से भी, कभी कोई लड़कियां हैं, एडमिशन नहीं हुआ, पैसे की कमी या कोई और वजह से, अगर आप में से खुदा न खास्ता आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो डिसएडवांटेज वाली पोजीशन है आपकी, वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन उस डिसएडवांटेज के बावजूद इंसान वही है जो कोशिश करके, मेहनत करके, समझदारी के साथ आगे बढ़ सके, रास्ता अपना निकाल ले। ठीक है, वो आप तभी कर पाएंगे जब आप कम से कम 4-5 किताबें पढ़ेंगे, क्योंकि आपको मुकाबला करना है रेगुलर स्टूडेंट्स का। जामिया की डिग्री, आपकी जो डिग्री है या कोई भी डिग्री, दैट इज इक्विवेलेंट टू ए रेगुलर मोड डिग्री। आपकी डिग्री बिल्कुल इक्विवेलेंट है रेगुलर मोड की डिग्री के। ये नहीं है कल को आप किसी इंटरव्यू में गए और रेगुलर मोड का स्टूडेंट तो बहुत बता रहा है, आप कुछ नहीं बता रहे हैं, तो क्या होगा? एक आपके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहेगा। तो आप में से देखिए, कुछ लोग, जैसे मिसाल के तौर पे आज मैं सवाल पूछ रहा हूं तो कुछ लोग बता रहे हैं ना, वो किस लिए बता रहे हैं? क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी तैयारी कर ली। थोड़ी सी तैयारी का मामला बड़ी हेल्प होती है साहब, है ना? थोड़ी सी तैयारी करेंगे आप, आपको बड़ा फायदा उसका मिलेगा, जम करके आपको उसका फायदा मिलेगा। तो ये कोशिश करिए कि आप कम से कम 2 घंटा, जैसे मैंने कल कहा था, और किताबें चंदी खरीद लीजिए। चलिए खैर, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे सैयद ब्रदर्स की। सैयद ब्रदर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन अर्ली 18th सेंचुरी दे बिकेम किंग मेकर्स। सैयद ब्रदर्स को उस टाइम में किंग मेकर्स कहा जाता है। इस पर हाफ सवाल आ सकता है, ठीक है। देखिए, मुगल डिक्लाइन पर सवाल आ सकता है, कि मॉडर्न समझने के लिए आपको, एज वी डिस्कस्ड यस्टरडे, आपको मिडिवल भी समझना पड़ेगा। मॉडर्न बिना मिडिवल के समझे हुए काम नहीं बनेगा। उसमें एक छोटी सी कंटिन्यूटी है, क्यों, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, क्या चीजें हुई थी 18th सेंचुरी, जो ट्रांजिशन फेज, यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट ट्रांजिशन फेज ना भाई, ये ट्रांजिशन फेज है। 18th सेंचुरी 1707 से जो आपका पेपर शुरू हो रहा है 1950 तक, वो एक ट्रांजिशन फेज है, ठीक है, वो ट्रांजिशन होता है। हाँ, बीएल ग्रोवर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, बिल्कुल, somebody wrote it down, बीएल ग्रोवर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। बीएल ग्रोवर की किताब जो है वो देखिए गाइड टाइप की किताब है। आप किसी सीरियस जगह पर जाएंगे तो शायद उसको कंसीडर उतना ना किया जाए, है ना, लेकिन आप बाकी जगहों पर, जो मैंने आपसे किताब बताई थी, सतीश, सॉरी, बिपिन चंद्रा, है ना, शेखर बंदोपाध्याय, सुमित सरकार, और आपका लक्ष्मी सुब्रमण्यम। लक्ष्मी सुब्रमण्यम ने 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी पर बहुत अच्छा काम किया है। लक्ष्मी सुब्रमण्यम की किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1707 टू 1857। ये किताब आपको 18वीं सदी के लिए और 19वीं सदी की शुरुआत के लिए बहुत बेहतरीन किताब है, ठीक है। उन्होंने सारी, वो लक्ष्मी सुब्रमण्यम वर्कड एज ए टीचर फॉर सम टाइम, और वही पेपर शायद पढ़ाती थी वो। 18th सेंचुरी का एक पेपर होता है, वो पढ़ाती थी, और इसकी वजह से उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है। सारी हिस्टोरिकल डिबेट्स वगैरह सारी इकट्ठा कर दी। जब आप एमए में पहुंचेंगे तो आपको हिस्टोरिकल डिबेट्स वगैरह भी बताई जाएंगी। जैसे आप बीए के फाइनल ईयर में भी आपको हिस्टोरिकल डिबेट्स वगैरह थोड़ी बहुत समझनी पड़ेगी, है ना। बहुत सारे हिस्टोरिकल डिबेट्स हैं, जैसे 18th सेंचुरी का जो है डिबेट, कि भाई वो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, इस पे सवाल आ जाएगा आपके ऊपर, कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर वाज इट इनएविटेबल, या क्या जो भी है, गिव थेरीज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो उसमें आपको हिस्टोरियंस की डिबेट देनी पड़ जाएगी। या फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ की थेरी है, कि हिंदुस्तान से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है, बाबा भाई, दादा भाई नानक जी और अदर्स, दे आर फाइंडिंग आउट। भाई देखिए लाइबा साहबा, कल मेरे बावजूद कहने के इतनी बार आप लोग देर में आ रहे हैं, है ना, ये अच्छी बात थोड़ी ना है।
इतनी देर में आप लोग आ रहे हैं, एक आधे घंटे 35 मिनट बाद आ रहे हैं आप लोग। आदमी कुछ सोच रहा होता है, बता कुछ रहा होता है, भूल जाता है। अच्छी बात नहीं है ये। मैंने कहा था कि मैं आपको क्लास में आने नहीं दूंगा अगर आप लोग टाइम पे नहीं आएंगे तो, लेकिन ये अच्छी बात थोड़ी ना भाई। टाइम पे आना सीखिए, वक्त की पाबंदी कीजिए। वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो क्या फायदा पढ़ने का आपका। इतनी देर में, कल भी देर अच्छी खासी लगा रहे थे आप लोग, आज भी यही हाल है। स्टूडेंट, भाई स्टूडेंट का देर में आना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। स्टूडेंट जो अगर देर में आ रहा है स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि परेशानी है भाई आपको। अगर आप देर में आएंगे तो काम चलेगा नहीं भाई। मैं आपको कल से क्लास में नहीं आने दूंगा, ठीक है? तो ये ख्याल रखिए कि कल से आप क्लास में टाइम पे आएंगे। कल से मतलब कि नेक्स्ट क्लास। अच्छा हाँ, देयर इज वन मोर थिंग बिफोर आई फिनिश। योर नेक्स्ट क्लास विल बी ए काइंड ऑफ curtailed क्लास। मैं आपकी जो नेक्स्ट क्लास लूंगा अगले हफ्ते, वो तकरीबन 1:45 से या 2 बजे से लूंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे कहीं जाना है, थोड़ा मुझे टाइम लग जाएगा लौटते लौटते। तो मैं उसमें मैसेज आप लोग को कहाँ से, आपको जो ये लिंक मिलता है कहाँ से मिलता है? डॉक्टर मोइन ने आपको शेयर कर रखा होगा ना इस लिंक। यस सर। व्हाट्सएप पे। ऑफिशियल ग्रुप पर आता है link। अच्छा, ग्रुप पे आता है। तो मैं उनसे, जी डॉक्टर सर। मोइन को रिक्वेस्ट कर दूंगा जब भी देखिए देखिए, बंद, इसको बंद कर लीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर मोइन से रिक्वेस्ट कर लूंगा कि लिंक आप लोग को, लिंक में ये भी मेंशन कर दें कि थोड़ा आपको 1:30 से या 1:45 से 1:45 से आपको क्लास में ज्वाइन करना है। बिकॉज आई हैव लाइक, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, देयर इज समथिंग विच हैज बीन शेड्यूल्ड, जिसको कोई ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से मुझे जाना ही पड़ेगा, ठीक है? कोई एक मेरा छोटा सा कुछ काम पड़ गया था, छोटा सा क्या बड़ा काम है मेरा, ठीक है? तो इसकी वजह से मुझे देर हो जाएगी शायद। हो सकता है 1% को कि शायद मैं क्लास ना भी ले पाऊं, खुदा न खास्ता। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपकी ये वाली क्लास जो अगली वाली होगी, मैं अगले किसी और हफ्ते आगे जब भी डेट फ्री होंगी मैं ले लूंगा, ठीक है? तो आप यू डोंट वरी दैट योर क्लासेस विल बी डन, मैं क्लास लूंगा, ठीक है? ओके सर। इस बात का वो कर रहा हूँ, ठीक है? तो लेकिन अगले हफ्ते इन एनी केस आपकी क्लास जब भी होगी 1:30 के बाद ही होगी। अगर हुई तो आपकी क्लास 1:30 के बाद होगी, तो प्लीज ये याद रखिएगा, ठीक है? उसमें मतलब जब भी मोइन साहब मेंशन करेंगे वो इसको भी मेंशन कर देंगे, ठीक है? सो इन एनी केस वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस एस्पेक्ट कि आपका 18th सेंचुरी डिक्लाइन या डिबेट, ठीक है? फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ, फिर नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना भाई आपका, देखिए नेशनलिज्म भी एक इंडियन नेशनल, फिर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्शियस, है ना? उसके बारे में एक डिबेट है कि क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या उसका था, फिर क्या उसने उस जमाने में क्या इसका रोल था, है ना? या फिर एक एक बहुत सारे, there are like lot many social and cultural reforms that were undertaken 19th सेंचुरी में। ब्रिटिश के वजह से बहुत सारे सोशल और कल्चरल रिफॉर्म्स भी हुए थे। देखिए, जब कोई फॉरेन पावर बाहर से आती है और वो आपको बुरा भला कहने लगे कि भाई आप लोग क्या, जैसे ब्रिटिश जो थे ना 18th सेंचुरी में, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि ब्रिटिश, देखिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हमारे साथ क्या कमी हो गई थी कि मॉडर्निटी हमारी अभी हमारे यहाँ देर में आई है हिंदुस्तान में, है ना? हम लोग, या आप हिंदुस्तान में नहीं कहें, आप ओरिएंट में कहें, एशिया में और अफ्रीका में जो मॉडर्निटी है, मॉडर्न पीरियड है, वो देर में आया। क्यों? क्योंकि हम लोग उस हिसाब से डेवलप नहीं कर सके अपने आप को जैसा यूरोप ने कर लिया अपने आप को डेवलप। बीच का फेज हमारा डेवलपमेंट का था, लेकिन बट लेटर ऑन वी लैग्ड बिहाइंड समवेयर, तो मॉडर्निटी वाज नॉट देयर, ठीक है? सो दिस मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ मॉडर्न स्टेट, समझ साहब, कल भी आप देर में आए थे, आज भी आप देर में ही आ रहे हैं, है ना? बार बार मैं अभी भी कई लोगों को एक साथ में, देखिए आदमी की कंटिन्यूटी ब्रेक होती है ना भाई।
आप लोग देर में आते हैं, पता नहीं क्या मामला है, क्या करते हैं भाई, क्यों इतनी देर में आए आप? आई डेंट विश टू लाइक साउंड हार्श, बट स्टिल वाई वेर यू लेट? समझ साहब, क्यों आए आप देर से, बताइए। नहीं बताएंगे, मैं आपको क्लास से निकालूंगा अभी। बताइए क्यों आए क्लास से देर? सॉरी सर। सवाल से मामला नहीं है ना भाई। देखिए 40-45 मिनट लेट है ना, गलत बात है ये। टाइम पे आना सीखिए। जब आप कोई चीज कर रहे हैं, है ना, जब आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, क्या चीज, सना वली का आप किसी के लिए वो नहीं कह सकती हैं, ठीक है? you can't say but I'm just like threatening them doesn't means कि I should be like removing them, लेकिन still doesn't look good, doesn't means good कि भाई आप, तो देखिए ये टाइम पर आना ना आना ये खराबी है, थोड़ा सा इसको समझिए। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि देखिए 19th सेंचुरी में बहुत सारे सोशल चेंजेस भी आए, कल्चरल चेंजेस, सोशल चेंजेस। हाँ, व्हेन द डोमिनेंट, क्या है, somebody was like writing, you are writing, नंबर बता दीजिए, लिंक नहीं सेंड हो रहा। व्हाट इज दिस लाइक, रेहाना फरत, व्हाट हैव यू रिटन? सनल का सनम अली, कौन से लिंक सेंड कर दो भाई? देखिए लिंक आई वोंट बी सेंडिंग, दैट्स फॉर यू टू डिसाइड कि भाई कैसे लिंक, क्या होगा क्या नहीं होगा। लिंक हैज टू बी सेंड बाय डॉक्टर मोइन, ठीक है? आप लोग लिंक लिंक वगैरह ये सब नहीं सेंड कर सकते। पीपल फ्रॉम आउटसाइड कैन ज्वाइन, पीपल हु कैन, है ना, एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि किसी ने, एक दो ऐसे लोग जो जामिया के नहीं थे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उन पर एफआईआर वगैरह करवानी पड़ गई, बदतमीजी कर दिया था कहीं और, इस मेरी क्लास में नहीं, लेकिन हमारे यहाँ किसी की क्लास में हो गया था, उन पर एफआईआर वगैरह करवानी पड़ गई, ठीक है, कि बदतमीजी कर दी उन्होंने, स्टूडेंट से बदतमीजी करी, लड़कियों से बदतमीजी कर दी। तो आप देखिए, आप लोग अब एक सिंसियरिटी वाली पोजीशन में आ रहे हैं। जब भी आप किसी ग्रुप में आए, है ना, वहां लड़के लड़कियां सब मौजूद होंगे, तो आप ये ख्याल रखें कि आपकी शराफत के साथ ही आप पेश आए। आपकी शराफत, आपका घर, हर चीज रिफ्लेक्ट होती है आपकी पर्सनालिटी से। अगर आप बदतमीजी करते हैं, कल को कोई ज्यादा बात हो जाती है, भाई लड़कियां हैं ग्रुप में, दे माइट फील अनकंफर्टेबल, है ना, वो शिकायत कर सकती हैं आप पर। अगर कोई लड़के हैं, मैं उनको लिए खास तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि आप समझते नहीं है बातों को, एफआईआर वगैरह हो जाती है, परेशानियां आ जाती हैं, 10 तरह की चीजें आती हैं ना। यहाँ कोई अगर खुदा न खास्ता आपने किसी से ऐसी उल्टी सीधी बात कह दिया, कुछ कह दिया, किसी को बुरा लग गया और रिपोर्ट हो गई उसकी, है ना, प्रॉक्टर तक बात गई, वो एफआईआर करवा देगा, घर पे पुलिस आएगी, 10 तरह की चीजें होंगी, एक खराब बात होगी, आपकी पर्सनालिटी खराब होगी, आप बजाय पढ़ने के आप कुछ और तरफ चले जाएंगे। तो आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनका फायदा लीजिए। चलिए, मैं आपको सोशल चीजें ज्यादा बताने लगता हूं फिलहाल। वी मस्ट बी डिस्कसिंग अबाउट योर क्लास। तो भाई देखिए साहब, आप लोग वाकई बड़ी देर लगाते हैं, बड़ा अजीब मामला है साहब। नूरुल अंसारी साहब, इतनी देर, तो खैर। सो 19th सेंचुरी, मैं आपको बस एक बेसिक आइडिया बता रहा हूं। 19th सेंचुरी में बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए अमंग्स हिंदूज, अमंग्स मुस्लिम्स। बहुत सारे वो रिफॉर्म्स इसलिए भी हो रहे कि बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी आ रही हैं अमंग्स हिंदूज। प्रार्थना सभा आ रही है, ब्राह्मो समाज आ रहा है, राजा राम मोहन राय वाला, और भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कई चीजें, और भी कई अमंग्स मुस्लिम्स टू, है ना, अलग अलग एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन रहा है अलीगढ़ वाला, और देन देवबंद, देन अदर्स, बिकॉज दे वर लाइक रियलाइजिंग, क्योंकि 19th सेंचुरी में विद ब्रिटिश कमिंग एंड इंग्लिश एजुकेशन डोमिनेटिंग,
there was this one vague realization कि we as a people have not kept pace with the rest of the world, that we are lagging behind, हम पीछे छूट रहे हैं, हम बाकी की दुनिया के साथ अब नहीं चल पा रहे हैं, हम पीछे रह गए। तो उस अपने इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए दिस वेरियस काइंड ऑफ ग्रुप्स वेर ऑर्गेनाइज्ड, बहुत सारे चीजें ऑर्गेनाइज हुई। ठीक है, उसी टाइम में क्योंकि आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ तो समझ में आता है, नेशनलिज्म का जो आइडिया डेवलप होना शुरू हुआ वो इसलिए भी क्योंकि ड्रेन ऑफ वेल्थ वगैरह, ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है कि भाई यहां से हिंदुस्तान से पैसा लेकर के रेंट में या बाई थ्रू कैश कलेक्शन एंड ऑल, somebody is like writing something. See, this is history group, I have not made any groups, okay? This is not me, I am just your teacher. Your sir, did you make group of political science? Kesar साहब, देखिए अगर आप लोग यही करते रहेंगे, यहाँ पर उल्टा सीधा जरूरत के गैर जरूरी चीजें लिखते रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। जो आप लोगों से किसी और सब्जेक्ट, ये हिस्ट्री का ग्रुप है, सिर्फ यही यहाँ हिस्ट्री वाले ही रहे प्लीज, rest of you can leave please. Those who are not of history, those who didn't had opted for history course, they can leave please, है ना? आप लोग डिसाइड कर लीजिए। तो with coming of British there were so many things which were changing, there was this realization, ठीक है? तो हिंदुस्तान में भी चेंज आ रहा है। फिर एक चीज ये भी एक थी कि भाई विद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफ इंडियंस, 19th सेंचुरी में रेशियल एक सुपीरियरिटी वाला कॉम्प्लेक्स भी आ गया ब्रिटिश में। तो ऑल ऑफ दिस कंबाइंड टुगेदर टू लाइक पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग वन थिंग कि भाई हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है ब्रिटिश, यहां से पैसा लेकर के बाहर जा रहा है हिंदुस्तान के। ठीक है, अब तक ये एक सबसे बड़ा रप्चर था क्योंकि अब तक जो भी रूलर्स होते थे वो चाहे आप पर सख्त हों, चाहे जालिम हो, चाहे आपके साथ हों, लेकिन कम से कम जो पैसा होता था हिंदुस्तान का वो यहीं खर्च होता था, यहीं के लोगों पे रेडिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, है ना? जैसे मिसाल के तौर पे कोई राजा अगर कोई किला बनवा रहा है ना, तो वहीं के लोकल जगहों से वो सामान लेगा, वहीं लोकल लोग उसका डिजाइन बनाएंगे, वहीं लोकल मजदूर उसकी उसकी बिल्डिंग बनाएंगे, उसकी दीवारें खड़ी करेंगे, है ना, उसकी छत बनाएंगे। वही लोकल लोग अगर उसकी वार्निश करनी है, कटाई करनी है, कुछ भी करना है, वही लोकल लोग वहीं के, तो उनको पैसा भी चाहिए होगा तो वापस उनको पेमेंट वहां से मिल जाएगा। तो दैट मनी विच द किंग्स यूज टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम देयर पीपल, इट वॉज रीडिस्ट्रीब्यूटेड बैक टू देम। तो वो पैसा, यहां का पैसा यहीं पर, यहीं की इकोनॉमी में वापस चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिश आ रहे हैं तो वो पैसा रेंट की फॉर्म में या किसी भी शक्ल में वो यहां से निकल रहा है और वो यूरोप में चला जा रहा है। तो यूरोप में जो 1750s 60s वगैरह में, 70s में, 1770s वगैरह में, वहां पर यूरोप में इनलाइटनमेंट का दौर चल रहा था, है ना? इनलाइटनमेंट अगर आपने मॉडर्न वर्ल्ड में पढ़ा होगा या पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इनलाइटनमेंट का फेज है। और उसके बाद यूरोप ऑल्सो केम थ्रू डुअल रिवॉल्यूशंस। कौन कौन से दो रिवॉल्यूशन है? एक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जहां पर आप इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, है ना, और सारी इस तरह की तमाम बातें, सारे नोशंस करते हैं, है ना, कि आप में 10 आइडियाज डेवलप हो रहे हैं। वो फ्रांस में हुआ, बाकी का यूरोप भी उससे अफेक्टेड हुआ। और दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो इंग्लैंड इंडस्ट्रियलाइज हो गया बहुत जल्दी। तो वो हिस्टोरियंस ये भी आर्ग्यू करते हैं कि यहां का पैसा, हिंदुस्तान का पैसा, या अमेरिकन जो कॉलोनीज थी, जो आज का आपका अमेरिका है ना, ये इसको किसने ढूंढा था? अमेरिका को किसने ढूंढा था साहब?
देखिए, सवाल का जवाब तो देना सीखिए साहब। अमेरिका अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय whom? कोलंबस। ओके। और हिंदुस्तान का कहाँ क्या था मामला? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने ढूंढा था हिंदुस्तान को। क्या किया था वास्को डिगामा ने? सर रूट फाइंड करा था इंडिया का। जी, अमेरिका के बारे में पता नहीं था, ठीक है। दुनिया को पता नहीं था कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी कोई कॉन्टिनेंट है, लेकिन इंडिया को सबका बहुत एंशिएंट टाइम से पता था। एक डायरेक्ट सी रूट जो था, है ना, डायरेक्ट सी रूट, वो वास्को डिगामा ने पता किया था। तो लेकिन उस जमाने के हिसाब से वो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, ठीक है। तो वो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन 16 सेंचुरी का टाइम जो था वो, है ना, लेट 16 सेंचुरी का टाइम, 17 सेंचुरी में, 16 सेंचुरी में ये यूरोपियंस बहुत पावरफुल हो गए, नेवीज बहुत डेवलप हो गई यूरोप की, है ना। अब सी रूट्स वगैरह डेवलप होने लगे, और धीरे धीरे होते होते लेट 19 सेंचुरी में, है ना, एक एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ, है ना। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जो आया, जिसके इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्रीज वगैरह सारी डेवलप हो गई, ठीक है। यूरोप बहुत आगे निकल गया, हिंदुस्तान मतलब अफ्रीका से और एशिया से। लेकिन हिस्टोरियंस का यह भी मानना है कि यूरोप के आगे बढ़ने की वजह, जो हिंदुस्तान से पैसा था, एक्स्ट्रा सरप्लस जो इनकम थी, जो अगर हिंदुस्तान में रहता तो हिंदुस्तान भी तरक्की करता जाता बहुत ज्यादा, वो पैसा निकाल करके, और अमेरिका से, क्योंकि उस टाइम यूरोप वालों ने अमेरिका पे भी कब्जा कर रखा था। मिडिल जो आज का आपका अमेरिका है, यूएसए, उसको अच्छा खासा कॉलोनाइज कर लिया था अमेरिका, इसने, इंग्लैंड ने, कुछ हिस्सा फ्रांस ने, अच्छा खासा हिस्सा स्पेन ने। तो यहां से जो पैसा मिला, है ना, वो पैसा, देख, दैट मनी गॉट बैक। भाई सना मलिक कौन साहब हैं आप? क्यों आप ये लगातार बात कर रहे हैं? मैं आपको ग्रुप से निकाल दूंगा, मैं साफ बता रहा हूं आपको। आपको बात करनी है, यहां नहीं बात करनी है आपको। ओके सर। सो सी, तो अब जो वहां से जो 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 पैसा मिला, उससे आपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया, ठीक है। तो इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड, तो उसके बारे में एक डिबेट वगैरह है हिंदुस्तान में, अच्छी खासी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट है कि हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज लगने नहीं दी, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज लग जाती तो हिंदुस्तान भी compete कर लेता, है ना। बल्कि हिंदुस्तान को रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बना दिया। रॉ मटेरियल किसका? जो हाथों की इंडस्ट्री थी हिंदुस्तान की, वो भी, उस पर आपने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। अगर आपका एक्सपोर्ट होगा सामान, तो आप उस पर टैक्स बहुत लंबा चौड़ा लगा दिया, है ना। इंडस्ट्रीज पर, इसकी वजह से डेवलप नहीं हुई इंडस्ट्रीज प्रॉपरली हिंदुस्तान में, तो डी इंडस्ट्रियलाइज रखा आपने। और दूसरे एंड से आपने सारा सामान अपना, जो आपकी, क्योंकि मानचेस्टर इज ए प्लेस नियर लंदन, है ना, तो मानचेस्टर वॉज ए बिग प्लेस वेयर इंडस्ट्रीज डेवलप्ड, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज डेवलप्ड, ए लॉट ऑफ देम। अब वहां का जो चीप प्रोडक्ट है, यू स्टार्टेड ब्रिंगिंग इट हेयर टू इंडिया, एंड पीपल स्टार्टेड बाइंग इट, तो और हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है। तो ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट, कई हिस्टोरियंस उसमें लगे, ठीक है। इंडिया की तरफ से आर पामे दत्त, शुरुआत में इसके बारे में दादा भाई नारोजी बात करते हैं, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, एंड देन अदर्स फ्रॉम कैम्ब्रिज स्कूल ऑल्सो ज्वाइंड, है ना। कुछ लोग बताते हैं कि नहीं साहब, हिंदुस्तान को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा था यूरोप या इंग्लैंड। तो इस तरह की डिबेट भी आपको देखनी पड़ेगी थोड़ा बहुत। अभी फिलहाल एमए में आपको और बेहतर तौर पे डिबेट समझनी होगी, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप एक पॉलिटिकल हिस्ट्री थेरेटिकल वे में आप समझ लीजिए, ठीक है। तो
अच्छा, उसके बाद आपका कांग्रेस का फॉर्मेशन होगा, फिर आपका प्रॉपर टाइम आएगा जब आपका नेशनल मूवमेंट का शुरुआत होगा, जब नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप होने लगेगी कि अब अंग्रेजों को भगाओ। फिर फिर वेरियस वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मूव्स, है ना, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक्ट्स होंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की वजह से धीरे धीरे यू विल बी गेटिंग सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल राइट्स, स्मॉल स्मॉल राइट्स, तो कॉन्शियसनेस आ रही है। ठीक है, बट टिल 1914 दिस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज नॉट दैट मच। ठीक है, धीरे धीरे नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है बहुत धीरे डेवलप हुआ। जब मासेस को आपने ज्वाइन करना शुरू किया तब होना शुरू हुआ। ठीक है, फिर नेशनल मूवमेंट पे आएंगे आप। नेशनल मूवमेंट पे अलग अलग पार्टीज हैं, अलग अलग लोग उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, कोई कोई लोग ज्यादा सख्त पसंद हैं, कुछ लोग नरम पसंद हैं, नरमपंथी और, है ना, सख्तपंथी जो ग्रुप है। मैं इसलिए उर्दू में बता रहा हूं कि आपको ज्यादा बेहतर समझ समझ में आता है उसमें। एंड देन with coming of Gandhi, it gave a, like, it got a bigger Philip. इससे पहले पहले बहुत सारे ट्राइबल रिबेलियन वगैरह भी हुए हैं, है ना। ट्राइबल और फार्मर, ट्राइबल्स क्या होते हैं, ट्राइब क्या होती हैं? जनजाति, आदिवासी जनजाति। जी, तो ट्राइब्स वगैरह के रिबेलियन जैसे मुंडास का हुआ है, बिरसा मुंडा का, या संथाल रिवोल्ट, है ना, या और इस किस्म के कई रिवोल्ट हुए, या फराइज, और भी कई फराइजी मूवमेंट, और भी कई मूवमेंट इस तरह के चले। ठीक है, उसको अंग्रेजों ने सख्ती से कुचल दिया, लेकिन वो नेशनल लोगों में ये फीलिंग आने लगी थी, बेशक नेशनल कॉन्शियसनेस ना भी होती ज्यादा, लेकिन ये फीलिंग आने लगी थी कि हमें एक्सप्लॉइटेशन हमारा हो रहा है, हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, हमें हमारी जगहों से हटाया जा रहा है ना। ये वाली फीलिंग आने लगी थी। धीरे धीरे इसका एक पीरियड होना शुरू हुआ था। अभी एक, क्योंकि आप लोग का 1 घंटा तकरीबन हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग मुझे 3 मिनट का ब्रेक दीजिए, मैं चाय पी करके फिर वापस आता हूँ। ठीक है, 3 मिनट का मैक्सिमम ब्रेक। ओके आप सर। लोग जाइएगा मत, ठीक है, 3 मिनट का ब्रेक, 3 से 4 मिनट का ब्रेक। ठीक है।
यहाँ पे सर जी, तो as we are referring to, then we come to the latter phase, जब गांधी के मूवमेंट्स वगैरह शुरू हुए. Gandhi launched, like Gandhi entered into Indian politics in 1917 around, है ना. गांधी came back to India and all. उससे पहले गांधी ने साउथ अफ्रीका में भी he was doing some work amongst people who have been sent to amongst Indian community, which were sent in South Africa as indentured laborers or like as maybe merchants or whatever. वहां पर भी गांधी ने खासा टाइम दिया था. सो अब्दुल समद साहब, आप रोज लेट ही आते हैं साहब. हाँ? एक सवा घंटे आने के बाद में आने का क्या मतलब है? नहीं आते साहब आप. बेकार तकलीफ करी आपने, है ना. रोज लेट आ रहे हैं आप. गलत बात. सर थोड़ा काम है उल्टा वाले से उससे थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं है, आप काम कर लेते हैं. आप ना आते क्लास में, कोई जरूरत नहीं थी. आप काम सर में जब लगे. क्लास की फीस दी हमने तो क्लास लेनी पड़ेगी ना। नहीं नहीं, क्लास की जरूरत नहीं है. मुझे लगता नहीं है आपको जरूरत है मेरे ख्याल से ना. सर आप ऑफलाइन लगा दीजिए, एक क्लास मिस हो तो बताना सर आप। चलिए, क्लास में टाइम पे आना करिए. अगली बार आप देर में आए, क्लास में नहीं आएंगे आप, ठीक है. तकलीफ मत करिएगा क्लास में आने के लिए, ठीक है. या फिर मैं आपको क्लास से निकालूंगा. क्लास में टाइम का ये सारी शेड्यूल जो होता है ना, ये वक्त की पाबंदी सिखाता है हमको. टीचिंग जो है ना, ये वक्त के बारे में बताता है आपको कि यू हैव टू फॉलो ए शेड्यूल, ए रेजिमेन. ये तमाम चीजें, ये नहीं कि आपका कोई भी है, आप जिस वक्त भी चले आइए आप. बेशक ऑफलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन ही है, लेकिन आपको अपना टाइम वो अलग रखना पड़ेगा. और अगर कभी हो गए तो ये मत कहिए, बताइए कि सर गलती हो गई, अगली बार टाइम पे आऊंगा, है.
teaching education also makes us humble, ready to accept our mistakes if we have made any. ये ह्यूमिलिटी एक लाती है, आपके मिजाज में एक इनकसारी लाती है ना। जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं सो कॉल्ड, वो लड़ने को तैयार है या बदतमीजी करने को तैयार है। एजुकेशन, जो एजुकेटेड लोग होंगे वो आपको अक्सर अमूमन लड़ते हुए बदतमीजी करते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे आसानी से। करते हैं, वो भी करते होंगे लेकिन उतना नहीं। ठीक है, तो एजुकेशन हमें इनकिसारी सिखाती है, इनकिसारी मिजाज में ह्यूमिलिटी। वो ह्यूमिलिटी के लिए है एजुकेशन, सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं है। तो बहरहाल we were discussing about the time when Gandhi came to join Indian politics, and Indian politics was given a kind of direction, a very new kind of direction that was not there earlier. ठीक है, गांधी ने कई मूवमेंट्स किए, है ना। 1919, 20, 21 में खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। खिलाफत में क्या हुआ मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। खिलाफत भाई उसी टाइम में, देखिए मिसाल के तौर पे आपकी जामिया यूनिवर्सिटी भी बनी है, खिलाफत का ही प्रोडक्ट है ये, है ना। नेशनली सेंटीमेंट में उस टाइम ये हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये करना शुरू किया कि साहब हम इंग्लिश सपोर्टेड यूनिवर्सिटीज़ या इंग्लिश सपोर्टेड एजुकेशन नहीं लेंगे, तो नेशनलिस्ट एजुकेशन को लिया जाए, तो नेशनलिस्ट इदारे बनने चाहिए। तो गांधी के उस पर जामिया मिलिया इस्लामिया की तामीर हुई। ठीक है, गांधी का तो नेशनलिस्ट कंट्रीब्यूशन है जामिया का भी उसी एक चीज में। या उसके आगे आप जाइएगा, ठीक है, 1922-23 में किसी वजह से बंद हो गया खिलाफत को एंड नॉन कॉपरेशन को। गांधी हैड टू विथड्रॉ, है ना। खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन इन 1921-22 बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा का इंसिडेंट क्या था, मैं आपको बस अभी बिल्कुल एक सरसरी सा जायजा दे रहा हूं कि इंडियन हिस्ट्री बड़ी लंबी चौड़ी है, एक सिंपल सा आपको जायजा दे रहा हूं। क्या था चौरी चौरा इंसिडेंट, क्या हुआ था? बिहार में आग लग गई थी। अरे नहीं भाई, चौरी चौरा ईस्टर्न यूपी में एक जगह है। पुलिस स्टेशन में बिहार लोगों में ने हुआ था, आग लगा दी थी। आग लगी थी वहां पर। आग लगा दी गई थी। लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। हाँ शाबाश। तो देखिए, चौरी चौरा इज ए प्लेस नियर गोरखपुर, देवरिया, ईस्टर्न यूपी में, बिहार में नहीं, ईस्टर्न यूपी में एक जगह है। ठीक है, चौरी चौरा। वहां पर एजिटेटर्स, those who were agitating against something, they put a police station to fire where many policemen lost their lives. अब ये भी डर था कि गांधी को लगा दो चीजें कि अगर एजिटेशन वायलेंट हो गया तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, दूसरा उसको अंग्रेज आसानी से तोड़ भी लेंगे। ठीक है, तो आपका जो मोरल ग्राउंड होगा वो भी आपको नहीं मिलेगा, मोरल ग्राउंड पर भी आपका नुकसान होगा। सो ही फेल्ट इट्स बेटर टू विथड्रॉ दैट एजिटेशन, सो इट वाज विथड्रॉन, है ना। फिर उसके बाद 1920s के एंड में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ। गांधी डिड हिज दांडी यात्रा, है ना। दांडी में एक जगह है, साल्ट टैक्सेस जो थे उसको ब्रेक किया गांधी ने, है ना। साल्ट टैक्सेस वगैरह को तोड़ा। बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया अंग्रेजों के खिलाफ। सॉल्ट एक बहुत मामूली सी चीज थी लेकिन एवरीडे यूज की चीज थी जिस पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था। और क्योंकि इतनी आम फहम चीज थी कि हर एक को इसका इस्तेमाल करना ही पड़ता, भाई आप हर रोज घर में नमक किसी न किसी तरीके से खाते ही हैं, आम चीज है, उस पर टैक्स हो गया। तो ये चीज अंग्रेजों के खिलाफ गांधी ने, एक बड़ा मौका मिला, गांधी ने इसको यूटिलाइज किया एंड इट गेव कॉन्शियसनेस अमंग्स पीपल। कुछ टाइम बाद ये भी धीरे धीरे विड्रॉ हो गया। 1931 में इट वाज विड्रॉन। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आया 1942 वगैरह में, चलता रहा, टेपर्ड ऑफ, है ना। फिर आपको अल्टीमेटली फ्रीडम मिल गई, फ्रीडम एंड पार्टीशन बोथ। तो अब आपका ये भी सवाल एक आता है अक्सर कि वॉज पार्टीशन इनविटेबल। भाई
हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए, मजहब के नाम पर एक टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा, हाँ, एक टुकड़ा वैसा हुआ, तो क्या पार्टीशन रोका नहीं जा सकता था? क्या ये हालात आ गए कि हम साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे? क्या क्या वजूहात थी कि ऐसी नफरतें क्यों बढ़ गई, है ना? तो दीज ऑल थिंग्स, लाइक, इसलिए 1950 का 1950 तक, 1947 में तो आपको आज़ादी मिल गई, लेकिन 1950 तक इसलिए क्योंकि आपका जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी वो आने वाली थी, ठीक है? और उस टाइम में बहुत सारे आपके नए चीज़ें शुरू होने लगी, क्योंकि लोगों को उम्मीद बहुत थी कि आज़ादी आएगी तो रातों रात चेंज हो जाएगा, है ना? तो ऑल दीज वर काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो अभी मैं आपको इसलिए सिर्फ ये, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज ना, टू गिव यू ए काइंड ऑफ ए पेनोरामिक व्यू। पेनोरामिक व्यू इज लाइक, आपने देखा होगा ना, आपके कैमरे में एक पेनोरमा वाला होता है कि यू आर सिटिंग एट ए प्लेस, एट ए फार अवे प्लेस, है ना? इट आई एम काइंड ऑफ गिविंग यू एन ओवरव्यू, ए टेलीस्कोपिक व्यू यू कैन से। दूर से बैठ करके आपको चीजें जो दिखाई पड़ रही हैं, है तो, लेकिन उसमें आपको बहुत डिटेल में कोई चीज नहीं मिलेगी, ठीक है? पैनोरामिक व्यू में क्या आपको होगा, बहुत दूर से कि हाँ भाई, पैनोरामिक व्यू क्या होता है कि भाई आप, अच्छा भाई वो देखो वहां पहाड़ है, साथ में नदी भी गुजर रही है, वहां पेड़ भी है, फील्ड भी है, एक छोटा सा घर भी है ना? बराबर से एक रोड भी चली जा रही है, दूर से आप देख रहे हैं किसी चीज के सहारे। दैट इज पैनोरामिक व्यू, है ना? या ओवर, दैट्स ओवरव्यू काइंड ऑफ थिंग एज वेल। ओवरव्यू में ये नहीं होता कि आपको पूरी डिटेल मिले, ठीक है? डिटेल जब आप उसकी डिटेल पढ़ेंगे किताबों में तब मिलेगी। बस मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप पढ़ें तो आपको थोड़ा बहुत याद आए, आपको क्लैरिटी हो जाए, आपको समझने में कुछ हद तक की आसानी हो जाए, है ना? पढ़े भी ना देखिए, ये पेपर इतना बड़ा पेपर है कि आप खुद से अगर नहीं पढ़ेंगे तो यू आर इन ऑल लाइकलीहुड विल गेट वेरी पुअर मार्क्स। पढ़ना तो पड़ेगा साहब, और खुद से पढ़ना पड़ेगा। पैनोरामिक व्यू इसलिए है या ओवरव्यू इसलिए है कि आपको शायद थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। 18 सेंचुरी में क्या हुआ साहब, मिसाल के तौर पर कि साहब मुगल्स खत्म हुए, फिर बहुत सारे रीजनल स्टेट्स उभर के आ गए, है ना? कौन कौन से रीजनल स्टेट्स थे? कुछ उसमें से सक्सेशन स्टेट्स थे, कुछ इफ यू वेर एनिमिकल टू मुगल्स, लेकिन वो सब के सब 1750s तक जाते जाते कमजोर पड़ने लगे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई पावर में, ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यू करती रही। 19 सेंचुरी में 1857 में विद द वॉर ऑफ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, अब आप उसको माने कि ना माने, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रिलेकेटेड टू द बैकग्राउंड। अब ब्रिटिश क्राउन आ गया, डायरेक्ट डायरेक्ट टेक ओवर कर लिया उसने उसने अपने हिसाब से करना शुरू किया चीजें। ये सारा आपको समझना पड़ेगा। अभी कोई खास टॉपिक आप लोग जानना चाहेंगे? आप चाहें कि आपकी नेक्स्ट क्लास में वो हम डिस्कस कर लें? आप में से कोई टॉपिक पढ़ना चाहे? यस सर। जी बताइए बताइए, क्योंकि देखिए एक साइड से खासी लंबी आपकी क्लास हो जाती है यार, बोलते बोलते मैं भी थका जाता हूं। अभी भी आपकी देखिए 1.5 घंटे से हो गया। जी बताइए। Sir, according to you, how does a good answer look like? अकॉर्डिंग टू मी, हाउ डज ए गुड आंसर लुक लाइक? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताना शुरू किया था, एक सवाल आ सकता है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बारे में, ठीक है? तो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन पर यू हैव टू बिगिन विद एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए पहले शुरुआत में कि मुगल एम्पायर क्या था, कहां से कहां तक था, Like introduction. जस्ट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। देन यू से कि इट स्टार्टेड, दूसरे पैराग्राफ में कि इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, एंड बिकॉज इट वाज अ वेरी स्विफ्ट डिक्लाइन। इतना जबरदस्त एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर, इतनी जल्दी कैसे गिर गया, कैसे टूट गया?
तो हिस्टोरियंस स्टडीड इट, हिस्टोरियंस ने इस पर काम किया, इस पर पढ़ा, बट बिकॉज इट बैफिल्ड देम ना कि इतना बड़ा एम्पायर, इतना मजबूत एम्पायर, वर्ल्ड ओवर इसका नाम था, है ना, पैसा भी बहुत था, ताकतवर भी बहुत था। फिर क्या हुआ एक बार की 18वीं सदी में, क्या ऐसा एक बार की हो गया कि जो एक बार की इतनी जल्दी टूट गया, है ना, इतनी क्विक डिसइंटीग्रेशन कैसे हो गया? भाई इल्मा साहबा, कल भी आप तशरीफ लाई थी, नाम इल्मा है, ला रही है तशरीफ 1.25 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद। ये तरीका थोड़ी ना होता भाई, नाम इल्मा होने से थोड़ी ना इल्मा जाता है। टाइम पर आइए, टाइम पर आना सीखिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने कल भी ज्वाइन करने की बहुत बहुत कोशिश की थी और अब भी ये 1.5 घंटे बाद ज्वाइन हुआ है। ऐसा कैसे हो गया? 1.5 घंटे बाद क्यों ज्वाइन करने की कोशिश करी? क्या ऐसा हो गया? कौन सी मैंने ऐसी फ्रेंड से भी बाकी? काफी पूछा कि कैसे, और ना ही मेरी सुबह वाली क्लास ज्वाइन हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो या तो आपके सेट में कोई परेशानी है, या आप जाइए मोइन साहब से मिलिए, ठीक है, आप मोइन जी साहब से सर, मैं मिलिए। चेक करवाती हूँ। हम्म, आप मिलिए उनसे, उनसे बात करिए, पूछिए कि सर क्या बात हो गई, क्यों नहीं मैं ज्वाइन कर पा रही हूँ, है ना, क्योंकि इससे तो ओके आपको सर। नुकसान है ना, ये तो सीधे नुकसान वाली चीज है। चलिए, तो दूसरा आपको पैराग्राफ, जो उसमें अलग अलग हिस्टोरियंस के व्यूज हैं, है ना, बहुत सारे हिस्टोरियन ने, जैसे अंग्रेज कह रहे हैं कि भाई 18 सेंचुरी में डिक्लाइन हो रहा था, बड़ा लॉलेसनेस हो गई थी, नारकी हो गई थी, है ना, मुगलों का डिक्लाइन हो गया था। अब आपको ये देखना पड़ेगा, कुछ हिस्टोरियन कह रहे हैं, है ना, अंग्रेज भी कह रहे हैं, कुछ जो उस जमाने के हिस्टोरियंस हैं जैसे गुलाम हुसैन तबातबाई जो पर्शियन में लिख रहे हैं, है ना, सियारुल मुख्तखरीन, या खाफी खान की मुंतखबुल लुबाब में, या और नुस्खा दिलकुशा भीमसेन कायस्थ की, वो सब भी जिक्र कर रहे हैं कि क्या क्या वजूहत थी डिक्लाइन की। तो अब आप उसमें अलग अलग हिस्टोरियंस के व्यूज लिखेंगे, है ना, इरफान हबीब का, सतीश चंद्र का, बिपिन चंद्रा, इरफान हबीब, सतीश चंद्रा, और देन यू विल बी राइटिंग अबाउट सर जद्दूनाथ सरकार, क्या क्या व्यूज हैं, क्यों डिफरेंट हैं, विलियम इरविन के व्यूज। फिर अभी जो और कंटेम्प्रेरी काम हुआ है, सी ए बेली का व्यू, है ना, या और हिस्टोरियंस के कई व्यूज आप डिक्लाइन के नैरेटिव्स के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आखिर में कंक्लूड करेंगे अपने आइडियाज से डिक्लाइन की क्या क्या वजूहत हुई, है ना, एक एक आखिर में कंक्लूजन टाइप की चीज। लेकिन जब भी आप कुछ लिखेंगे तो उन किताबों का रेफरेंस देंगे जिन किताबों से आपने पढ़ा है, ठीक है, किताबों का नाम, किताबों का राइटर का नाम। क्योंकि देखिए, हम जो हिस्ट्री में जो भी आर्गुमेंट करते हैं, जो भी हम लिखते हैं, भाई अभी हमने उसके बारे में रिसर्च नहीं किया है। जिन लोगों ने उस पर रिसर्च किया है, पहले हम अपने आइडियाज को उनकी थियरी के अकॉर्डिंगली लाते हैं, फिर सपोर्ट, अपने आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए हमें किसी दूसरे की थियरीज का, उनकी किताबों का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो यू हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट कि भाई, एक मिनट, वॉर ऑफ सक्सेशन समझा दीजिए सर, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा इस बार। देखिए, ये सवाल आप पूछिए, ठीक है, ये सवाल आप पूछिए, ऐसे नहीं, है ना, ये सवाल आप, मैं अभी कुछ, क्योंकि किसी ने लिखा तो मैंने चेक किया, मैंने कहा देखूं क्या लिखा हुआ है। क्या ये सवाल आप पूछिए, ठीक है, ये सवाल आप पूछिए, ऐसा नहीं है तो मैंने चेक किया, मैंने कहा लिखा हुआ है। व्हाट डू यू विश टू से? तो मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलती से कुछ और एक्टिवेट कर दिया है इसमें, ठीक है, तो दैट नीड्स टू बी स्टॉप्ड। But in any case, see, today I'd be calling it a day. It's kind of very long one. तो वॉर ऑफ सक्सेशन आप में से कोई जानना चाह रहा है? वॉर ऑफ सक्सेशन औरंगजेब के तक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया था, ठीक है। बाद में भी वॉर ऑफ सक्सेशन जो होती है वो प्रिंसेस के बिहाफ पे कोई और लड़ रहा है,
ठीक है, बाद की जो लेटर मुगल्स के टाइम में डिक्लाइन जो हो रहा है, तो मिसाल के तौर पे जहांदार शाह के लिए जुल्फ़िकार खान लड़ रहा है, फर्रुख सियर के लिए सैयद ब्रदर्स लड़ रहे हैं, और बाद में तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, तो वॉर ऑफ सक्सेशंस वगैरह का भी मामला खत्म हो गया। तो ये ओवरऑल परेशानी मुगल सोसाइटी में आ गई थी। ठीक है, तो आज के लिए कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप लोग, क्योंकि इट फील्स लाइक कि इट्स अ बिट लॉन्ग एंड आई हैव टू लाइक गो। अगली क्लास जो होगी आपकी, अगली क्लास जब भी होगी आपकी, वो वो शायद 1:30 बजे के बाद ही होगी। ठीक है, 1:30 से तकरीबन 3 के आसपास तक मैं ले लूंगा अगली क्लास आपकी। लेकिन लेकिन ये भी हो सकता है कि ना हो अगली क्लास। ठीक है, मतलब सैटरडे की ना हो, संडे की हो, लेकिन जो छूट रही होगी सैटरडे की क्लास, वो मैं अगले उसके बाद वाले हफ्ते में ले लूंगा। ठीक है, तो यू डोंट वरी कि मैं क्लास आपकी आपकी छोड़ने दूंगा। ओके। अगले हफ्ते आप लोग मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, क्योंकि आपके पास पूरा 5 दिन मिल जाएगा आपको बीच में। बराए मेहरबानी पहले तो थोड़ा बहुत अखबार पढ़ना शुरू करिए, दूसरा कुछ एक जो किताबें हैं वो देख लीजिए, एक नज़र जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप फॉलो तभी कर, देखिए हर चीज पढ़ाई नहीं जा सकती है, ये बड़ी कमी है ना, ये बहुत बड़ी कमी है, हम पढ़ा नहीं सकते हर चीज आपको। सो सर ये स्टूडेंट्स कौन से ग्रुप की बात करें, आपने कोई ग्रुप बनाया है? नहीं, मैंने नहीं बनाया है, आई हैव नॉट मेड एनी ग्रुप सो फार। ठीक है, तो यू 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 हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम मिस्टर मोइन साहब। ठीक है, प्लीज फाइंड इट फ्रॉम मिस्टर मोइन। तो अगले हफ्ते प्लीज थोड़ा प्रिपेयर होकर आइएगा, वी विल बी लाइक डिस्कसिंग आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, अभी के लिए कोई सवाल है क्या आपका? सर बुक्स के नाम एक बार फिर बता दीजिए। देखिए, बिपिन चंद्रा की है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करके है ना, या इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है एक किताब, बहुत अच्छी किताब है। दूसरी है शेखर बंदोपाध्याय की, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर। शेखर बंदोपाध्याय, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर। द थर्ड वन इज, एंड इट्स a lovely book, it's सुमीत सरकार's मॉडर्न इंडिया। लेकिन ये किताब आप जब 2-3 किताब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर पढ़ लीजिए, तब पढ़िएगा, आपको मजा आ जाएगा ये किताब पढ़ के। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी जबान में है, आपकी जबान भी बेहतर होगी। ठीक है, कोशिश करिएगा कि आप किताबें अंग्रेजी में लीजिए। एक बार नहीं समझ में आता, दूसरी बार समझने की कोशिश करिए, तीसरी बार समझ में आना शुरू हो जाएगा। भागिएगा, भागने का कोई खात्मा होता नहीं है, भागते रहिएगा उम्र भर, कहीं पहुंचिएगा नहीं, है ना। टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, एक कहावत है ना अंग्रेजी में, टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। तो यू हैव टू टेक दिस बुल बाय इट्स हॉर्न। इंग्लिश, इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, गो ट्राई, वर्क ऑन इट। आप साल भर बाद आप पाएंगे कि आप बेहतर हो गए हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। वक्त लगता है, देखो कोई भी चीज, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वक्त लगता है, और ये काम जो होता है बड़ा धीरे है। जब आप अपने अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं तो वो टाइम लेता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन जब हो जाता है ना, व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक योरसेल्फ बेटर, यू विल फाइंड कि थिंग्स स्टार्टेड इंप्रूविंग अराउंड यू, थिंग्स विल इंप्रूव। एक राइटर है पॉलो कोएलो, है ना, एक राइटर है पॉलो, मॉडर्न राइटर है, बहुत अच्छा राइटर है, लोग उसको बहुत पढ़ते हैं आजकल, लोग बहुत पढ़ रहे हैं। पॉलो कोएलो एक राइटर है, PAULO, पॉलो, COELHO कोएलो। उसने अल्केमिस्ट वगैरह लिखी है, इस तरह की कई किताबें उसने लिखी हैं, वो इंस्पायरिंग किताबें हैं, है ना। द अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट करके है,
अल अल्केमिस्ट, तो वो बहुत ही अच्छी किताब है, इंस्पायरिंग किताब है। वो कहता है राइटर कि व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग इंप्रूवमेंट इन योरसेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग बेटर देन व्हाट यू वर अर्लियर, देन द थिंग्स अराउंड यू स्टार्ट गेटिंग बेटर एज वेल। आपके इतराफ की भी चीजें बेहतर हो जाती हैं जब आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक जायज इंप्रूवमेंट की कोशिश करना, है ना। और एक बात और समझ लो, अगर आप लोग में से कुछ लोग कह रहे थे कि अ, नमाज पढ़ने गए, किसी काम के लिए गए, ठीक है, जरूर नमाज पढ़िए, एक बात का और भरोसा रखिए, खुदा जो है ना, वो अगर आपने ईमानदारी से किसी काम के लिए मेहनत करी तो उस मेहनत का बड़ा अजर देता है वो। खुदा के अंदर ये बड़ी क्वालिटी है, जो भी आप मेहनत करेंगे, ईमानदाराना मेहनत, जायज मेहनत भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप चोरी डाके के लिए मेहनत करोगे तो आपको उसका कुछ फल मिल जाएगा, वो तो आपको जेल पहुंचा के रहेगा फिर खुदा। एक आध दो बार आप बच जाएं, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज के लिए, पढ़ाई के लिए फॉर एग्जाम्पल आप मेहनत कर रहे हैं, या कोई काम करने के लिए ईमानदारी से समझदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं आप, उसमें खुदा आपको जरूर आपकी मेहनत के हिसाब से इसी दुनिया में उसका रिटर्न देगा। तो पढ़ाई से बचिए मत, जबान से भी मत बचिए, अंग्रेजी से मत बचिए, ठीक है। कुछ एफर्ट कर डालिए, यही वक्त है आपके पास एफर्ट करने का, इसके बाद मुश्किल होती जाएगी, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, ठीक है। सर जी, सर मुझे पूछना था कि इसमें क्या ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे क्या क्वेश्चन में? क्या क्या क्या, सॉरी। इस बार एग्जाम में सर पैटर्न चेंज होगा क्या? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे? अभी तो पैटर्न नहीं चेंज हो रहा आपका, जहां तक मैं समझ रहा हूं, अभी वही पैटर्न रहेगा। आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस यू विल हैव टू डू एनी 5, दैट काइंड ऑफ थिंग, है ना। ओके चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, खुदा हाफिज फॉर टुडे, है ना, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। वालेकुम सर। हेलो।